नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। अरेर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव हुआ बरामद, गोली मारकर हत्या की जताई जा रही आशंका। वहीं जांच में जुटी पुलिस और एफएसएल टीम। खजौली में पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई कर नेपाल निवासी एक युवक को अवैध देसी कट्टा और गोली के साथ किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मधुबनी समाहरणालय में जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ शुरू। वहीं 9 से 14 मार्च तक 2 चरणों में अधिकारियों व कर्मियों को जनगणना प्रक्रिया और डेटा संकलन की दी जाएगी जानकारी। पंडौल थाना क्षेत्र के बहरू पासवान हत्या मामले में अदालत ने सुनाया फैसला। मुख्य आरोपी रंजीत पासवान को आजीवन सश्रम कारावास की सुनाई सजा। वहीं अन्य 4 आरोपियों को जानलेवा हमले में 10-10 वर्ष की हुई कारावास। भेजा थाना क्षेत्र के मोहफतिया गांव से पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भाग रहे अली रजा को धर दबोचा। वहीं दोनों को अदालत में पेशी के बाद भेजा न्यायिक हिरासत में। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने सेवा संवाद समाधान कार्यक्रम में सुनी आमजनों की समस्याएं। विभिन्न मामलों में अधिकारियों को त्वरित जांच व कार्रवाई के दिए निर्देश। मधुबनी के जलधारी चौक पर यातायात पुलिस द्वारा चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान। बिना हेलमेट और नाबालिग चालकों पर की गई कार्रवाई। नियम तोड़ने वालों से 50,000 से अधिक का लिया गया ऑनलाइन चालान। जयनगर में बकाया वसूली के लिए बिजली विभाग द्वारा चलाया गया विशेष अभियान। जयनगर नगर पंचायत पर 3.5 करोड़ सहित विभिन्न विभागों पर करीब 9 करोड़ रुपए बिजली का बिल है बकाया। और मधुबनी के ऐतिहासिक बलिराजगढ़ में फिर शुरू होगी उत्खनन की तैयारी। पुरातत्वविदों को हजारों वर्ष पुरानी मिथिला सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रमाण मिलने की जताई जा रही है उम्मीद। खबरें अब विस्तार से। अडेर थाना क्षेत्र के दहिला जटियाही के बघाड़ में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आशंका है कि अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या करने के बाद शव को सुनसान खेत में फेंक दिया। सूचना मिलते ही अडेर थाना के एसएचओ आनंद शंकर गौरव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वरीय अधिकारियों को जानकारी दी। थोड़ी देर बाद डीएसपी अमित कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने एफएसएल डॉग स्क्वाड और टेक्निकल सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है और उसकी उम्र करीब 34 से 35 वर्षीय बताई जा रही है। अरेर थाना क्षेत्र के दहिला जटियाही के बघाड़ में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने युवक की हत्या कर शव को संभवतः इस सुनसान क्षेत्र में फेंक दिया है। इधर युवक का शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। घटना की सूचना तुरंत अरेर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही अरेर थाना के एसएचओ आनंद शंकर गौरव वरीय अधिकारियों को जानकारी देते हुए पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।
पुलिस द्वारा शव की शिनाख्त कराने का प्रयास शुरू किया गया, लेकिन अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। कुछ ही देर बाद डीएसपी अमित कुमार भी मौके पर पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को बुलाया गया ताकि घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा सके। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। फिलहाल घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और टेक्निकल सेल की टीम को भी लगाया गया है। मृत युवक की उम्र करीब 34 से 35 वर्षीय बताई जा रही है। उसके शरीर में करीब आधा दर्जन गोलियां लगने की बात सामने आ रही है। ये सामने से रखो ना। माइक ही है इसमें। बताएंगे क्या जानकारी मिली थी यहाँ पे आप लोग पहुंचे? आज जो है दिना मुंह में क्या है सटारो, थोड़ा नीचे रखो ना यार। हाँ, फिर से बोलिए। हाँ, आज घटना स्थल पे आप पहुंचे हैं, क्या कुछ घटना हुआ है, क्या पता? आज दिनांक 11 मार्च 2026 को अरेर थाना को सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है परजवार पंचायत में। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। तो घटनास्थल जो है ये जेठियानी और दहिला दो गांव है जो परजवार पंचायत का पड़ता है। तो इसी गांव के बीच में कोसी नहर की सफाई हो रही है। तो नहर के पूरब दिशा में, नहर से एकदम सटे हुए, एक व्यक्ति जिसका उम्र लगभग 30 से 34 साल के बीच में है, उसका डेड बॉडी मिला। डेड बॉडी मिलने के बाद ही एफएसएल टीम को भी सूचना दी गई, डॉग स्क्वाड टीम को, और हमारा टेक्निकल सेल है जो हमारे जिला का मुख्यालय का मधुबनी का, तो टेक्निकल टीम को सूचना दी गई। सूचना उपरांत एफएसएल टीम घटनास्थल पे 1 घंटे के अंदर में पहुंच गई थी और तहकीकात करने के उपरांत पता चलता है कि इस व्यक्ति की जो मृत्यु हो चुकी थी और इसके शरीर में 6 बुलेट भी लगा हुआ है और इसको अभी तत्काल में पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। बाकी जो है हमारी डॉग स्क्वाड की टीम और जो डीआई टीम है वो इस घटना के अंजाम में कौन शामिल थे, क्या सिचुएशन आया, ये सारी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करेंगे और इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी को सूचित किया गया। उनके निर्देशन में एक एसआईटी टीम का भी गठन कर दिया गया है और वो एसआईटी टीम का जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इसका कांड का उद्भेदन करना। अभी तक जो मृतक है उसका पहचान हम लोग आसपास के गाँव में इस पंचायत में करवाए हैं, यहाँ का लोकल मुखिया जी या फिर लोकल जनप्रतिनिधि का सपोर्ट लेकर के। तो अभी तक इस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। पहचान के उपरांत हम लोग बाकी तहकीकात करेंगे और कांड का अभी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं और जल्द ही इसका उद्भेदन करके जो इसमें व्यक्ति संलिप्त है उसको जल्द ही न्यायिक हिरासत में भेजने का काम करेंगे। थैंक यू। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान पुलिस को एक अहम सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर खजौली थाना पुलिस ने कपाड़िया इलाके में छापेमारी कर एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध देसी कट्टा और एक मिसफायर गोली बरामद की गई। गिरफ्तार युवक की पहचान नेपाल के सिरहा जिले के फुलवड़िया गांव निवासी सिकंदर कुमार मल्लिक के रूप में हुई है। इस मामले में खजौली थाना में आर्म्स एक्ट की धारा 25A और 26 के तहत केस दर्ज कर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। मधुबनी जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण और अवैध हथियारों की बरामदगी को लेकर जिले में लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत दिनांक 9 मार्च 2026 को खजौली थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के कपाड़िया इलाके में एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही खजौली थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वरीय पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी और उनके निर्देश पर तुरंत एक विशेष पुलिस टीम का गठन कर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस टीम कपाड़िया इलाके में पहुंची और घेराबंदी कर एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। जब पुलिस ने उसकी विधिवत तलाशी ली तो उसके पास से एक अवैध देसी कट्टा और एक मिसफायर गोली बरामद की गई। पूछताछ के दौरान उसकी पहचान सिकंदर कुमार मल्लिक के रूप में हुई है, जो नेपाल के सिरहा जिले के फुलवड़िया गांव का निवासी बताया जा रहा है। इस मामले में खजौली थाना में कांड संख्या 57/26 दिनांक 9 मार्च 2026 के तहत आर्म्स एक्ट की धारा 25A और
26 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि वह यह अवैध हथियार कहां से लाया था और उसका उद्देश्य क्या था। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले में आगे की विधि सम्मत कार्रवाई जारी है। डेन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय में सोमवार से जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह प्रशिक्षण 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। वहीं पहला चरण 9 से 11 मार्च तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 12 से 14 मार्च तक आयोजित होगा। प्रशिक्षण में बिहार जनगणना विभाग से आए प्रशिक्षक रवीश कांत और तारकेश्वर गुप्ता ने अधिकारियों और कर्मियों को जनगणना की प्रक्रिया, डेटा संकलन की विधि और आवश्यक दिशा निर्देश की जानकारी दी। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। जनगणना कार्य को सुचारू एवं प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सोमवार को मधुबनी समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह प्रशिक्षण 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। प्रथम चरण दिनांक 9 मार्च 2026 से प्रारंभ होकर 11 मार्च 2026 तक चलेगा, जबकि द्वितीय चरण दिनांक 12 मार्च 2026 से प्रारंभ होकर 14 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों को जनगणना की प्रक्रिया, डेटा संकलन की विधि, आवश्यक दिशा निर्देश तथा कार्य के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में बिहार जनगणना विभाग से आए प्रशिक्षक रवीश कांत एवं तारकेश्वर गुप्ता द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान संबंधित पदाधिकारियों द्वारा जनगणना से जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं, प्रपत्रों के सही उपयोग, घर घर सर्वेक्षण की प्रक्रिया तथा डिजिटल माध्यम से जानकारी संकलन के संबंध में भी मार्गदर्शन दिया गया, ताकि जनगणना का कार्य पारदर्शी एवं सटीक तरीके से संपन्न किया जा सके। दिनांक 10 मार्च 2026 से डीआरडीए सभागार मधुबनी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विभाग के प्रशिक्षकों ने बताया कि जनगणना देश की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके आधार पर विभिन्न विकास योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाता है। इसलिए सभी कर्मियों को पूरी गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ इस कार्य का संपादन सुनिश्चित करना होगा। प्रशिक्षण के प्रथम दिन कई अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के प्रतिनिधि तथा जिला स्तरीय समन्वय समिति के सदस्यों ने भाग लिया। द्वितीय चरण में आईटी सहायक, प्रोग्रामर, जिला जनगणना कोषांग के कर्मी सहित अन्य संबंधित कर्मी भाग लेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर समाहर्ता मुकेश रंजन, नगर आयुक्त उमेश भारती, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंदन कुमार झा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। 4 साल पुराने बहरू पासवान हत्याकांड में मधुबनी की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सुभाष कुमार राय की अदालत ने पंडौल थाना क्षेत्र के भिट्टी सलेमपुर निवासी रंजीत पासवान को धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं इस मामले के अन्य 4 आरोपियों संजीत पासवान, शिवनाथ पासवान, शंकर पासवान और सुखदेव पासवान को धारा 307 के तहत 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई है। मामला वर्ष 2022 में जमीन विवाद के दौरान हुई मारपीट से जुड़ा हुआ है। पंडौल थाना क्षेत्र में करीब 4 वर्ष पूर्व बहरू पासवान की हत्या के मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सुभाष कुमार राय की अदालत में सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने पंडौल थाना क्षेत्र के भिट्टी सलेमपुर निवासी रंजीत पासवान को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उसे 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं इस कांड के अन्य 4 आरोपियों संजीत पासवान, शिवनाथ पासवान, शंकर पासवान एवं सुखदेव पासवान को जानलेवा हमला करने के आरोप में भादवी की धारा 307 के तहत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर प्रत्येक आरोपी को 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय में सरकार की ओर से बहस करते हुए
एपीपी ने आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अवधेश यादव ने बहस करते हुए न्यायालय से कम सजा देने की अपील की। एबीपी के अनुसार घटना 4 मई 2022 की है। आरोपियों द्वारा सूचक की जमीन पर घर बनाने के लिए सीमेंट का पिलर गाड़ा जा रहा था। जब सूचक ने इसका विरोध किया तो सभी आरोपी गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। इसी दौरान जब सूचक के पिता बहरू पासवान और अन्य परिजन बीच बचाव के लिए पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। मारपीट के दौरान आरोपी रंजीत पासवान ने बहरू पासवान पर फरसा से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए पंडौल स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया था। बाद में उन्हें पटना स्थित पीएमसीएच भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक के पुत्र भोला पासवान ने पंडौल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बोलिए। हाँ, रंजीत पासवान, विश्वनाथ पासवान, शंकर पासवान और सुखदेव पासवान, इन चारों को 10 साल की सजा हुई है। 10 वर्ष की? हाँ, 10 वर्ष की सजा हुई है और 10,000 फाइन हुआ है। 10,000 फाइन नहीं जमा करने पर 6 महीना का इनका सजा बढ़ जाएगा। आजीवन कारावास सिर्फ रंजीत पासवान को दीजिए। आजीवन कारावास केवल रंजीत पासवान को और 10,000 रुपये जुर्माना भी, और नहीं जमा करने पर 1 साल की सजा बढ़ जाएगी। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ आरिफ हुसैन, एडिशनल पीपी हूँ, एडीजे 5 साल की कोर्ट। मारपीट कर हत्या करने के मामले में आज जिला कोर्ट के एडीजे पंचम सुभाष कुमार राय की अदालत ने 5 अभियुक्तों को सजा सुनाया है। क्या है पूरा मामला से? मामला ये है कि सूचक इस केस का भोला पासवान के साथ दिनांक 4/5/2022 ईस्वी को 9:30 बजे सुबह में उसकी निजी जमीन पर मुद्दाला लोग हरबे हथियार, लाठी, पराठी और फरसा वगैरह से लेकर के कुल मिलाकर 13 आदमी से मिल करके वहाँ पर पहुँचते हैं और जबरदस्ती पिलर जो है गाड़ते हैं। और उसके बाद जब मना किया जाता है तो मारपीट करते हैं। मारपीट करके बहुत मारपीट किया गया और मारपीट से बहुत लोगों को जख्मी हुआ, जिसमें एक बहरू पासवान को बहुत गंभीर जख्म पहुंचा और उनको इलाज के क्रम में पीएमसीएच जाते जाते कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इनिशियली ये केस जो है पहले 307 एंड अदर सेक्शंस में होता है और बाद में 302 इसमें ऐड होता है और उसके बाद फिर ट्रायल चलता है। ड्यूरिंग ट्रायल जो है तो आपको कुल 9 गवाही होती है। सभी गवाहों ने फुल्ली जो है केस को कंटेस्ट किया और आज जो है बीच में पिछले डेट पर जो है इन लोगों को सजा सुनाया गया था, दोषी करार दिया गया था और आज जो है सजा के बिंदु पर सुनवाई हुआ है दोनों पक्षों की ओर से। और सजा के बिंदु पर एक मुद्दाला है रंजीत पासवान को आजीवन कारावास की सजा मिली है और 1 साल में अगर 1 साल का अर्थदंड भी अगर 10,000 रुपया उनको दिया गया है और नहीं करने पर 1 साल उनको जो है और भी अतिरिक्त साधारण कारावास। और हाँ, और जो है बाकी जो है मुद्दालय संजीत पासवान, विश्वनाथ पासवान, शंकर पासवान और सुखदेव पासवान को इन लोगों को जो है 307 में लाइफ इनको मिला है और इनको 10,000 का अर्थदंड और नहीं जमा करने पर 6 महीना की सजा। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी।
अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, RO वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। बेजा थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना अध्यक्ष आदित्य कुमार ने महपतिया गांव से मोहम्मद अली रजा को पकड़ा, जबकि SI राजकुमार सिंह ने बाजार जा रहे मोहम्मद जहांगीर को गिरफ्तार किया। पुलिस को देखते ही अली रजा बांस की टाट फांदकर जंगल की ओर भागने लगा, लेकिन जवानों ने पीछा कर उसे खदेड़कर पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि वह पहले भी मारपीट के मामले में जेल जा चुका है और जमानत पर छूटने के बाद फिर मारपीट व चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। वहीं मोहम्मद जहांगीर भी इसी मामले में आरोपी था। दोनों को अदालत में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
भेजा थाना क्षेत्र के महपतिया गांव से थाना अध्यक्ष आदित्य कुमार ने पुलिस बल के सहयोग से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं एएसआई राजकुमार सिंह ने त्योहार के कपड़े खरीदने बाजार जा रहे एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों को अदालत में पेशी के बाद आदेश अनुसार कारावास भेज दिया गया। गिरफ्तार एक आरोपी की पहचान स्वर्गीय रजा हुसैन का पुत्र मोहम्मद अली रजा के रूप में हुई है, जबकि दूसरे आरोपी की पहचान मोहम्मद जहांगीर के रूप में की गई है। अली रजा को पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस को आते देख वह आंगन में लगे बांस की टाट फांदकर जंगल की ओर भागकर पनाह लेने की कोशिश कर रहा था। तभी पुलिस के जवानों ने उसका पीछा किया और कुछ ही दूरी पर उसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया और अपने हिरासत में ले लिया गया, जहां से उसे थाना लाया गया। बताया जा रहा है कि अली रजा वही व्यक्ति है जो कुछ दिन पहले मारपीट के घटना में जेल गया था और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। जेल से बाहर आते ही उसने फिर से घटना को अंजाम दे दिया, जिसके कारण उसे एक बार फिर जेल भेज दिया गया। इस प्रकार के आरोपी जो बार बार अपराध कर जेल जाते हैं और फिर बाहर आकर दोबारा घटनाओं को अंजाम देते हैं, प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। ऐसे मामलों के कारण थाना क्षेत्र में अशांति फैली हुई है। कमजोर वर्ग के लोगों में अपराधियों के प्रति भय बढ़ रहा है और प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा के प्रति लोगों का विश्वास भी कमजोर पड़ने लगा है। पैसे और अपराधियों का बोलबाला बढ़ने का खतरा बना रहता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से ऐसे आरोपियों के विरुद्ध जो बार बार गंभीर घटनाओं को अंजाम देते हैं और जिनके विरुद्ध पुलिस की जांच में आरोप सत्य पाए जाते हैं, कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। बिहार में अपराधियों का मनोबल इस कारण भी बढ़ गया है कि उनके खिलाफ कई बार त्वरित और ईमानदार कार्रवाई नहीं हो पाती। इसके परिणाम स्वरूप अपराधियों के गिरोह तैयार हो जाते हैं और बाद में पुलिस को उनके पीछे भागना पड़ता है, जबकि वे लगातार घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। वहीं मोहम्मद अली रजा पर आरोप है कि वह मुद्दई पर मुकदमे में जबरन समझौता करने का दबाव बना रहा था। जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने मारपीट और चाकू मारने जैसी घटना को दोबारा अंजाम दिया था। जनता की समस्याओं को सीधे सुनने के उद्देश्य से मधुबनी समाहरणालय में सेवा संवाद समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने आम लोगों से संवाद कर उनकी शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम में विभिन्न प्रखंडों से आए लोगों ने जमीन अतिक्रमण, बिजली कनेक्शन, अपराध नियंत्रण और राशन वितरण से जुड़ी समस्याएं रखी। जिलाधिकारी ने सभी मामलों की जांच कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य लोगों को सम्मानपूर्वक और समयबद्ध तरीके से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने समाहरणालय परिसर में सेवा संवाद समाधान अनुश्रवण प्रणाली के तहत सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के अंतर्गत अपने कार्यालय कक्ष में आम जनों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस जन संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों से संबंधित कार्यों में होने वाली कठिनाइयों को दूर करना तथा प्रशासन और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना है। कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से आए दर्जनों लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी, जिनके समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में राजनगर प्रखंड की रीचा ठाकुर ने राजनगर थाना कांड संख्या 85/26 के अभियुक्तों द्वारा साजिश के तहत मोबाइल छीनने, हत्या का प्रयास करने तथा धमकी देने संबंधित शिकायत दर्ज कराई। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को त्वरित जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बाबूबरही प्रखंड के परसा ग्राम के निवासियों ने संयुक्त आवेदन देकर गैर मजरूआ आम जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत की। इस मामले में जिलाधिकारी को स्थल जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वहीं अरेर थाना क्षेत्र के निवासी श्रीनाथ झा ने क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण के लिए प्रशासनिक हस्तक्षेप का अनुरोध किया और जिलाधिकारी ने संबंधित पुलिस पदाधिकारी को क्षेत्र में नियमित गश्ती बढ़ाने तथा विधि व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। लौफा निवासी सविता कुमारी ने बिजली विभाग द्वारा अद्यतन भुगतान रहने के बावजूद विद्युत कनेक्शन विच्छेद किए जाने की शिकायत की। इस पर विद्युत विभाग के पदाधिकारियों को मामले की जांच कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मध्य विद्यालय
कछुवी में कार्यरत देवेंद्र कुमार पासवान ने विद्यालय में कार्यरत रसोइया के सेवा सत्यापन को पुनः कराने का अनुरोध किया, जिस पर संबंधित विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया। वहीं बाबूबरही प्रखंड के त्रोता निवासी शिव कुमार पासवान ने अपने घर के ऊपर से गुजर रहे 11 केवी विद्युत लाइन को स्थानांतरित कराने की मांग रखी। इस संबंध में विद्युत विभाग को स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके अतिरिक्त अंधरामठ थाना क्षेत्र के धरहरा पंचायत के ग्रामीणों ने स्थानीय जन वितरण प्रणाली के डीलर द्वारा अनाज वितरण में कम मात्रा देने का आरोप लगाया। जिलाधिकारी ने आपूर्ति विभाग को मामले की जांच कर दोषी पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने भी अपने अपने कक्षों में उपस्थित होकर जिले भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी तथा उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए। उल्लेखनीय है कि सेवा संवाद समाधान अनुश्रवण प्रणाली के तहत सबका समान जीवन आसान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सम्मानपूर्वक उनकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराना तथा प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक जनहितैषी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाना है। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि प्रशासन आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों द्वारा बारी बारी से सभी आवेदकों की शिकायतें सुनी गई तथा उनके त्वरित समाधान के लिए अग्रितर कार्रवाई शुरू की गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। सड़क सुरक्षा को लेकर मधुबनी में यातायात पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को यातायात थानाध्यक्ष नीलमणि रंजन के नेतृत्व में शहर के जलधारी चौक पर बैरिकेडिंग कर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले और नाबालिग चालकों पर विशेष नजर रखी गई। पुलिस ने कई वाहनों को रोककर कागजातों की जांच की और नियम तोड़ने वालों का मौके पर ही ऑनलाइन चालान किया, जिसमें 50,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। साथ ही चालकों को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया। सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सोमवार को मधुबनी यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। यातायात थानाध्यक्ष नीलमणि के नेतृत्व में शहर के व्यस्त जलधारी चौक पर बैरिकेडिंग कर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों में हड़कंप मच गया। जांच अभियान के दौरान मुख्य रूप से वैसे चालकों को निशाना बनाया गया जो बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चला रहे थे। इसके साथ ही पुलिस ने नाबालिग चालकों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की। यातायात थानाध्यक्ष ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाई बेहद आवश्यक है। अभियान के दौरान दर्जनों वाहनों को रोककर उनके कागजातों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले लापरवाह चालकों का मौके पर ही ऑनलाइन चालान किया गया, जिसमें कुल मिलाकर 50,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। कार्रवाई के साथ साथ पुलिस ने मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाया। थानाध्यक्ष नीलमणि ने चालकों को समझाते हुए कहा कि हेलमेट केवल जुर्माने से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान की सुरक्षा के लिए पहनना जरूरी है। उन्होंने बताया कि वाहन जांच का यह अभियान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार चलाया जा रहा है और आने वाले दिनों में इसे और अधिक सख्ती के साथ जारी रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिजली बिल बकाया वसूली को लेकर जयनगर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल ने सख्ती शुरू कर दी है। विभाग के तहत आने वाले जयनगर, बासोपट्टी, लदनिया, खजौली, कलवाही, हरलाखी और बाबूबरही प्रखंडों में विशेष अभियान चलाकर बकायेदारों से राजस्व वसूली की जा रही है। कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक ने बताया कि विभिन्न सरकारी विभागों पर करीब 9 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया है। इसमें जयनगर नगर पंचायत पर ही करीब 3.5 करोड़ रुपए बकाया है। विभाग ने अभियंताओं और कर्मियों की टीम बनाकर क्षेत्रवार वसूली अभियान तेज कर दिया है। जयनगर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल विभाग ने राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कमर कस ली है। विभाग के अंतर्गत आने वाले 7 प्रशाखाओं जयनगर, बासोपट्टी, लदनिया, खजौली, कलवाही, हरलाखी एवं बाबूबरही प्रखंडों में सहायक अभियंता, कनीय अभियंता तथा लाइन मैन के सहयोग से बकायेदारों के पास पहुंचकर राजस्व वसूली की जा रही है। कार्यपालक अभियंता
मनोज कुमार रजक ने बताया कि विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी विभागों पर करीब 9 करोड़ रुपए बिजली बिल का बकाया है। इसमें सबसे अधिक 3.5 करोड़ रुपए जयनगर नगर पंचायत कार्यालय पर बकाया है। इसके अलावा करीब 4 करोड़ रुपए पंचायत राज विभाग पर तथा अन्य विभागों पर लगभग 2 करोड़ रुपए का बकाया है। उन्होंने बताया कि बकायेदारों को चिन्हित कर उनसे बकाया राशि की वसूली की जा रही है। सभी प्रशाखाओं में अभियंताओं और विभागीय कर्मियों के सहयोग से अलग अलग टीमों का गठन कर क्षेत्रवार राजस्व ताकि विभाग का लक्ष्य समय पर पूरा किया जा सके। बताया गया कि 2000 से अधिक बकायेदार उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली की जानी है। इसके लिए विभागीय कर्मी बकायेदारों के घरों और प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर राजस्व वसूली कर रहे हैं। उपभोक्ता अपने घर या दुकान पर ही विभागीय कर्मियों के माध्यम से बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी बिजली बिल का भुगतान किया जा सकता है। मंगलवार को कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक के नेतृत्व में विभिन्न प्रशाखाओं के अंतर्गत बिजली बिल बकायेदारों से बकाया राशि की वसूली को लेकर विशेष अभियान भी चलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिले के ऐतिहासिक बलिराजगढ़ में एक बार फिर उत्खनन कार्य शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। मिथिला की प्राचीन सभ्यता से जुड़े इस स्थल को राजा बलि के समय का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इससे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यहां आसिंग खुदाई में प्राचीन ईंटों की दीवारें, मिट्टी के बर्तन और सिक्के जैसे अवशेष मिले थे। विशेषज्ञों का मानना है कि वैज्ञानिक तरीके से दोबारा उत्खनन होने पर हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता के और प्रमाण मिल सकते हैं। इससे मिथिला के इतिहास के कई अनछुए पहलुए सामने आएंगे और पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। मधुबनी जिले के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व वाले स्थान बलिराजगढ़ में एक बार फिर उत्खनन यानी खुदाई का काम शुरू करने की तैयारी चल रही है। यह जगह मिथिला के पुराने इतिहास और सभ्यता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ से मिलने वाले पुराने अवशेषों से मिथिला की प्राचीन संस्कृति, रहन सहन और उस समय की व्यवस्था के बारे में कई नई जानकारी मिल सकती है। मानता है कि बलिराजगढ़ का संबंध प्राचीन मिथिला के महाराजा राजा बलि से है। कहा जाता है कि यह जगह कभी एक बड़ा और समृद्ध नगर था। यहाँ मजबूत किले और अच्छे तरह से बसा हुआ एक शहर था। यहाँ की पुरानी दीवारें और मिट्टी के बड़े बड़े टीले आज भी उस पुराने समय की याद दिलाते हैं। पहले भी ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ कुछ हिस्सों में खुदाई की गई थी। उस समय प्राचीन ईंटों की दीवार, मिट्टी के बर्तन, सिक्के और कई पुरानी सामान मिले थे। इससे पता चलता है कि यह जगह कभी एक विकसित नगर हुआ करता था। अब फिर से यहाँ वैज्ञानिकों से खुदाई करने की योजना बनाई जा रही है। पुरातत्व विभाग की टीम आधुनिक तकनीकी की मदद से काम करेगी ताकि पुराने अवशेषों को सुरक्षित निकालने में कोई कठिनाई न आए। इतिहासकारों का मानना है कि अगर बलिराजगढ़ में पूरी तरह से खुदाई होती है तो मिथिला के इतिहास से जुड़ी कई बड़ी बातें सामने आ सकती है। साथ ही यह जगह पर्यटन स्थल भी बन सकता है, जिससे आसपास के इलाके में विकास और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोगों को घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम
रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। जयनगर थाना परिसर में बन रहा महिला बैरक निर्माण कार्य धीमी रफ्तार के कारण चर्चा में है। करीब 45 लाख रुपए की लागत से 20 बेड वाले इस बैरक का निर्माण बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग के तहत कराया जा रहा है, लेकिन 1 वर्ष बीतने के बाद भी भवन अधूरा है। निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से महिला पुलिस बल को ठहरने में काफी परेशानी हो रही है। पुलिस कर्मियों का कहना है कि एजेंसी की लापरवाही से काम कछुआ चाल से चल रहा है। वहीं कार्य एजेंसी के कर्मी प्रमोद कुमार यादव ने जल्द निर्माण पूरा करने की बात कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ओर जहां महिलाओं को आरक्षण देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी स्तरों पर कार्य कर रहे हैं, वहीं महिला पुलिस बल के ठहरने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य के विभिन्न थानों में 20 बेड वाले महिला बैरक का निर्माण भी कराया जा रहा है। लेकिन कार्य एजेंसी की लापरवाही के कारण महीनों बीत जाने के बाद भी जयनगर थाना में महिला बैरक का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इसके कारण महिला पुलिस बल को ठहरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग द्वारा जयनगर थाना परिसर में करीब 45 लाख रुपए की लागत से 20 बेड वाले महिला बैरक का निर्माण कराया जा रहा है। कार्य एजेंसी को 26 अप्रैल तक भवन निर्माण कार्य पूरा कर विभाग को सुपुर्द करना था, लेकिन लगभग 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी भवन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। थाने में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों के अनुसार कार्य एजेंसी की लापरवाही के कारण महिला बैरक निर्माण का कार्य पिछले 1 वर्ष से कछुआ चाल से चल रहा है। कार्य एजेंसी मनमाने तरीके से काम कर रही है। एक पुलिसकर्मी ने बताया कि एजेंसी ने अन्य जगहों पर भी काम ले रखा है, जिसके कारण यहां का कार्य समय पर पूरा नहीं किया जा रहा है। नाम नहीं छापने की शर्त पर एक महिला पुलिसकर्मी ने बताया कि महिला बैरक की कमी के कारण महिला पुलिस बल को ठहरने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में पूछे जाने पर कार्य एजेंसी के कर्मी प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि जल्द ही निर्माण कार्य पूरा कर विभाग को सुपुर्द कर। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के पंडौल औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों के साथ एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिला उद्योग केंद्र
बियाड़ा दरभंगा के पदाधिकारी और कई उद्यमी शामिल हुए। सेमिनार का उद्देश्य औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और उद्यमियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना था। अधिकारियों ने बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 और औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज 2025 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उद्यमियों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान का आश्वासन भी दिया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश के आलोक में पंडौल स्थित औद्योगिक क्षेत्र परिसर में उद्यमियों के साथ एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में जिला उद्योग केंद्र मधुबनी के परियोजना प्रबंधक बियाड़ा, दरभंगा के उप महाप्रबंधक, पंडौल औद्योगिक क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक तथा पंडौल स्थित औद्योगिक इकाइयों के कई उद्यमी उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्देश्य औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, उद्यमियों की समस्याओं को सुनना तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम के दौरान जिला उद्योग केंद्र मधुबनी के परियोजना प्रबंधक द्वारा उपस्थित उद्यमियों को राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 तथा बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज 2025 से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही इन योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन, अनुदान तथा अन्य सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया गया, ताकि उद्यमी इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाकर अपने उद्योगों का विस्तार कर सकें और जिले में नए निवेश को बढ़ावा मिल सके। उद्यमियों से आग्रह किया गया कि वे राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अधिक से अधिक निवेश करें और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में योगदान दें। सेमिनार के दौरान उद्यमियों ने औद्योगिक गतिविधियों के संचालन में आ रही विभिन्न समस्याओं एवं चुनौतियों से भी अधिकारियों को अवगत कराया। अधिकारियों द्वारा उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। इस प्रकार के नियमित संवाद कार्यक्रमों से प्रशासन और उद्यमियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, जिससे जिले में औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर की बेटी और प्रसिद्ध आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति बंका को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। मुंबई के ताज होटल में आयोजित नेशनल ईटी अवार्ड समारोह में उन्हें ईस्ट इंडिया की सर्वश्रेष्ठ आईवीएफ स्पेशलिस्ट का सम्मान मिला। मुजफ्फरपुर में कार्यरत डॉक्टर बंका पिछले 10 वर्षों से इंदिरा आईवीएफ से जुड़ी हुई हैं और अब तक 10,000 से अधिक आईवीएफ प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक कर चुकी हैं। वह जटिल बांझपन मामलों के इलाज के लिए भी जानी जाती हैं और कम आय वाले दंपतियों को सुलभ उपचार उपलब्ध कराने का प्रयास करती रही हैं। जयनगर शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 निवासी व्यवसायी विशंभर बंका की पुत्री तथा मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर श्रुति बंका को मुंबई के ताज होटल में आयोजित नेशनल ईटी अवार्ड समारोह में ईस्ट इंडिया की सर्वश्रेष्ठ आईवीएफ स्पेशलिस्ट के राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें बांझपन उपचार और आधुनिक प्रजनन तकनीक ART के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया। डॉक्टर श्रुति बंका पिछले 10 वर्षों से इंदिरा आईवीएफ से जुड़ी हुई हैं। इस दौरान उन्होंने 10,000 से अधिक आईवीएफ प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न की है। वह केवल सामान्य बांझपन के मामलों का ही नहीं बल्कि कठिन और जटिल मामलों के सफल इलाज के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने कई ऐसी महिलाओं को भी मातृत्व का सुख दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिन्हें पहले यह संभव नहीं लग रहा था कि वह मां बन सकती हैं। वहीं आईवीएफ के साथ साथ डॉक्टर बंका लेप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी जैसी आधुनिक सर्जिकल प्रक्रियाएं भी करती हैं। डॉक्टर बंका का विशेष प्रयास रहा है कि कम आर्थिक स्थिति वाले दंपतियों को भी सुलभ और प्रभावी इलाज मिल सके, ताकि हर परिवार माता पिता बनने का सपना पूरा कर सके। डॉक्टर श्रुति बंका का कहना है कि समाज में आईवीएफ को लेकर कई प्रकार के भ्रम और मिथक फैले हुए हैं। उनके अनुसार आईवीएफ हमेशा दर्दनाक प्रक्रिया नहीं होती, इसमें लंबे समय तक बेड रेस्ट की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। आधुनिक तकनीकों के कारण यह उपचार अब पहले की तुलना में अधिक सुलभ और किफायती हो गया है। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की शानदार जीत पर देश भर में जश्न का माहौल है। भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय प्रभारी स्वर्णिम गुप्ता ने भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत की बधाई दी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर तीसरी बार T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने कप्तान सूर्य कुमार यादव, कोच गौतम गंभीर सहित ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल समेत पूरी टीम को जीत की हार्दिक शुभकामनाएं दी। भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय प्रभारी स्वर्णिम गुप्ता ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम की शानदार जीत पर हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि 8 मार्च की रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया। उन्होंने कहा कि यह जीत पूरे देश के लिए एक गर्व का क्षण है और आज देश में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, जिसे पूरे देश में उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। भारत की इस शानदार उपलब्धि को हर भारतीय अलग अलग तरीके से मना रहा है। स्वर्णिम गुप्ता ने कहा कि भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव, कोच गौतम गंभीर सहित टीम के सभी खिलाड़ी ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह, अक्षय पटेल, अभिषेक कुमार, हार्दिक पांड्या और पूरे टीम को इस ऐतिहासिक जीत के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और टीम भावना के कारण ही भारत ने यह गौरव हासिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।